हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं एंड चैप्टर नेम इज सेल साइकिल एंड डिवीजन। हमेशा ही यहाँ से चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ज़रूर इस चैप्टर से क्वेश्चंस रहते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल हम पढ़ते हैं, उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ दिस सेल डिवीजन पढ़ते हैं, जो कि सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर डिस्कसिंग दिस चैप्टर, मैं कुछ सेल डिवीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो, सेल जब डिवाइड करती है, पहले तो सेल को डिवाइड क्यों करना है? ताकि सेल की जो कॉन्टिन्यूटी है, ताकि वो आगे अपनी न्यू सेल जनरेशन को प्रोड्यूस कर सके, इसलिए सेल को डिवाइड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्या रहता है कि अगर जर्म सेल्स, दो तरह की सेल्स होती है, ये आपको क्लियर करना है। एक होती है आपकी सोमैटिक सेल्स, राइट, सोमैटिक सेल, और दूसरी होती है आपकी जर्म सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स हमारी नॉर्मल सेल्स से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ पाँव में जो हमारी मसल्स में सेल्स हैं, वो सारी सोमैटिक सेल्स हैं। जो जर्म सेल्स होती हैं, ये हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से रिलेटेड होती है, और स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें हमारे एक्स वाई क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो मोस्टली हम यहाँ पे जब सेल डिवीज़न की बात करते हैं, तो हम दोनों सेल्स के लिए देखते हैं, जर्म सेल्स के लिए भी और हम सोमैटिक सेल्स के लिए भी डिवीज़न देखते हैं। तो जो आपकी माइटोसिस होता है, मोस्टली माइटोसिस हमारी जो है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, और मियोसिस जो है हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स से, मतलब कि हमारी जर्म सेल्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, वन बाय वन ये सारे देखेंगे। फर्स्ट, तीन मेन डिवीजन हम सेल डिवीज़न में पढ़ते हैं। दैट इज़ ए माइटोसिस। इसमें क्या है, डायरेक्ट सेल डिवाइड करती है। पहले क्या करें, कैरियोकाइनेसिस वर्ड का मतलब है कि न्यूक्लियस का डिवाइड होना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल का डिवाइड होना, एक से दो बन जाना। ठीक है, तो क्या होता है सिंपल, इसमें एमाइटोसिस इस पिक्चर से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेल है, उसके अंदर का मटेरियल पहले डिवाइड करेगा, और फिर वो पूरी सेल एक से दो में डिवाइड कर जाएगी। ये सिंपल प्रोसेस रहता है, और इसको रॉबर्ट रिमॉक ने डिस्कवर किया है। ठीक है, और ये जो टर्म है एमाइटोसिस, जो टर्म है वो फ्लेमिंग ने दी है। राइट, नंबर टू पे आते हैं, माइटोसिस। इसको जो है सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन है, इक्वेशनल सेल डिवीजन इसका अदर नेम, इक्वेशनल सेल डिवीजन है। इक्वेशनल सेल डिवीजन इसको क्यों बोलते हैं? जैसे मान लो ये कोई सेल है, इसमें दो क्रोमोसोम है, तो आगे जो दो इससे डिवाइड हो गए, जो दो सेल्स बनेगी, उसमें भी दो दो ही इसका क्रोमोसोम नंबर रहेगा, इक्वल क्रोमोसोम नंबर रहता है, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन इसको बोलते हैं। डिस्कवर किसने किया था? स्ट्रासबर्ग ने किया था, और टर्म किसने दी थी? फ्लेमिंग ने दी थी। ओके, और डिटेल स्टडी जो की थी माइटोसिस पे, वो किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ही की थी। फोर इसकी मेन फेजेस देखते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, तो फेजेस को वहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, मियोसिस है। मियोसिस में हम मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, दो तरह के प्रोसेस देखते हैं, और इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों? मान लो एक सेल में क्रोमोसोम 4 हैं, तो आगे जो दो सेल्स बनेगी, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, रिड्यूस टू हाफ, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। डिस्कवरी वगैरह के इसके साइंटिस्ट यहाँ से देख लो। बाकी जो है इसमें एक और चीज़, यहाँ पे जो सेल्स बनती है ये इंपॉर्टेंट है। एक पेरेंटल सेल जो है वो, अब जो आगे न्यू सेल्स बन रही हैं उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी कि डॉटर सेल का मतलब क्या है, जो न्यू नई जनरेशन बन रही है सेल्स की। ओके, वन पेरेंटल सेल से फोर डॉटर सेल्स बनती हैं मियोसिस में, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एनसीईआरटी जो आपका है, इसमें क्या है, वही जनरल सी चीज़ें दे रखी हैं कि क्यों सेल डिवीजन चाहिए होता है। अब जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपसे फटाफट डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, आपका जो डीएनए की एक स्टडी होती है, डीएनए को हम पढ़ते हैं, क्रोमोसोम पे पढ़ते हैं, वो भी कुछ फेजेस होती है जिसमें पर्टिकुलर हम क्रोमोसोम की शेप वगैरह देख सकते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सेल साइकिल है क्या? एक ऐसा इवेंट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका जो सेल है वो डिप्लीकेट करती है, उसका जो जीनोम है, जीनोम मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि डीएनए, तो डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा, और दो डिवाइड करके वो क्या बनाएगी? दो डॉटर सेल्स को बनाएगी, इसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और ये कंट्रोल रहते हैं, ये जो इवेंट्स हैं ये हमारे जेनेटिक कंट्रोल में रहते हैं, हमारे जीन्स इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम ध्यान से समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। देखो, ये एक साइकिल है जो हर एक सेल की लाइफ में चलती है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, हमारे अडल्टहुड आती है, फिर हम एज्ड हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं। ठीक है, वैसे सेल का भी एक पूरा लाइफ साइकिल रहता है, वही लाइफ साइकिल हम यहाँ देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कोई एक सेल है। ठीक है, एक सेल यहाँ से ग्रो करना शुरू करती है, ये इसकी फर्स्ट फेज होती है, जिसको हम जीवन, यहाँ पे आपको जीवन दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जीवन फेज है। ठीक है, ग्रोथ फेज वन है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेज आ जाती है, सेकेंड फेज आ जाती है लाइफ की। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एस फेज।
पहले तो आप फेजेस देखो, थर्ड फेज आ जाती है, इसको हम G3 फेज बोल देते हैं, और फोर्थ फेज आती है इसकी M फेज। तो पहली बात, आपको 4 फेजेस पता होने चाहिए कि कौन कौन सी फेज होते हैं, G1, S, G2 एंड M फेज। अब देखो, ये जो G1 मतलब G1 प्लस S फेज प्लस G2 फेज, ये तीनों फेजेस मिल के एक बड़ी फेज का, एक बड़े लाइफ स्पेन का पार्ट का एक हिस्सा होती है, जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा ब्लूइश कलर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। समझ में आई बात? तो मेन सेल साइकिल आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एम फेज और एक इंटरफेज। ठीक है, यहाँ लिखा है इंटरफेज एंड एम फेज। और इंटरफेज की कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? G1, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो होता क्या है इसमें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। G1 फेज में सेल खुद को ग्रो करती है, मेच्योरिटी की तरफ जाती है। ठीक है, और ये जो आपकी सेकेंड फेज है, एस फेज, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज DNA, वो डुप्लीकेट करता है, रेप्लिकेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एस फेज से क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि DNA रेप्लिकेशन कौन से स्टेज पे होती है, तो वो आपकी एस फेज ऑफ सेल साइकिल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो कि थर्ड फेज है, DNA रेप्लिकेट कर गया, अब उसको क्या करना है? सेल को डिवाइड होना है। सेल खुद को डिवाइड करने के लिए रेडी करती है G2 फेज में। क्लियर? और M फेज में जाके छोटी छोटी और डिफरेंट फेजेस होती है, जिनमें जाके वो अल्टीमेटली खुद को डिवाइड कर लेती है। और यहाँ पे आप देखोगे 2 सेल्स आपको दिख रही हैं, 1 एंड 2, ये 2 सेल डिवाइड हो गए, मतलब एक सेल से आगे 2, या अगर माइटोसिस है तो 2 सेल्स, और अगर मियोसिस है तो 4 सेल्स बनती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे G0 फेज लिखा है, जिसको हम क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं। इसका मतलब है कभी कभी सेल जो है वो इस साइकिल में नहीं आएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, G0 फेज में चली जाएगी, मतलब ग्रोथ जीरो है। आप ये समझ लो, G0 मतलब ग्रोथ क्या है? जीरो है। यहाँ पे सेल बोलेगी मुझे डिवाइड ही नहीं होना है। अब ये सेल जब डिवाइड नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसी भी कुछ सेल्स होती हैं बॉडी में जो डिवाइड नहीं करना चाहती हैं, डिवाइड नहीं होती हैं, तो वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में प्लस प्लस होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा सेल्स बढ़ेंगी तो टिश्यू बढ़ेगा, टिश्यू बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मतलब हमारी बॉडी का वेट एंड मास क्या होगा? इंक्रीज होगा उनकी वजह से। क्लियर? ओके, आगे ये सब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यही है। अब यहाँ पे देख लो, 95% ड्यूरेशन सेल साइकिल में किसका होता है? इंटरफेस का होता है। ठीक है, केरियोकाइनेसिस मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं सेल के डिवाइड होने को। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है ये सब मैंने आपको बता दी। G1 फेज का एक और करेक्टरिस्टिक फीचर आप ध्यान में रखेंगे कि मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज जो आपकी मेटाबॉलिज्म होता है वो हाई रेट पे होता है, किसमें? G1 फेज में। ओके, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद एम फेज पे आ जाते हैं। तो एम फेज की फुल फॉर्म यहाँ पे हम देखते हैं, माइटोटिक फेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम जो है वो आगे 4 मेन स्टेजेस को पढ़ते हैं, वन बाय वन ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, यहीं से क्वेश्चन आपके रहते हैं। मेन क्वेश्चन क्या होता है? प्रोफेज में मतलब सेल क्या है? सेल ने G2 फेज के बाद कहाँ आ गई? एम में आ गई, मतलब यहाँ पे सेल रेडी हो रही है डिवाइड करने के लिए। तो उसके अंदर, सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, तो वो क्या करना शुरू कर देगा? कंडेंस करना शुरू कर देगा। मैंने एक बायो बूस्टर सीरीज में भी सेल साइकिल पे एक वीडियो बनाया, जिसमें थोड़ा सा ट्रिक्स बताया है मैंने। मे बी आपको पसंद आए तो एक बार देख लेना उसको जाके। तो प्रोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, ये मेन इसका फीचर है। ठीक है, देखो प्रोफेज देखते हैं हम। प्रोफेज में क्या है? ये सबसे इनिशिएशन है, सबसे इनिशिएटिव स्टेज है किसकी? माइटोसिस की। और यहाँ पे क्या हो जाता है? मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद ये जो आपके सेंट्रोजोम्स होते हैं, सेंट्रोजोम्स, ये क्या करते हैं? अंडरगो डिप्लीकेशन, मतलब डबल हो जाते हैं, और अपोजिट पोल्स की तरफ, मतलब कि ये आपकी सेल है तो ये इसका अपोजिट पोल है, ये इसका वन पोल है, ये टू, मतलब सेंटर से इन अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो सेंट्रोजोम होता है, ये क्या है? ये आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल छोटी छोटी ऐसी सेल के अंदर बॉडीज होती हैं, जो क्या करती हैं, जिनके पास क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। आपने ये वर्ड याद रखना है, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल यहाँ पे क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है। मतलब स्पिंडल फाइबर क्या है, आगे मैं आपको स्ट्रक्चर से बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो ये
ऐसे बने हैं ना रेज, ये इस तरीके की जो रेज बनी है इसको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, और यहाँ पे जो पोल्स की तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। तो हम पहली फेज की बात कर रहे थे, प्रोफेज की, उसमें कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मेन फीचर है, यहीं से क्वेश्चन आता है कंडेंसेशन कौन सी फेज में होता है, तो प्रोफेज में। नेक्स्ट है इसकी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, ये चीज़, ये डायग्राम देखो मेटाफेज का। सेल का जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर की प्लेट पे आके खुद को अरेंज कर लेते हैं। ये जो सेंटर की प्लेट है इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, तो वो है आपका मेटाफेज। आंसर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जब आप मेटाफेज एक्सप्लेन करते हो तो आप ये लिखते हो, उसमें भी आपको रिटर्न में करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है मेटाफेज स्टेज पे, जब सेल के सेंटर में क्रोमोसोम खुद को अरेंज कर लेता है तो वहाँ पे वो स्टेबल होता है, कुछ देर के लिए स्टेबल होता है। इसलिए जब साइंटिस्ट को अगर क्रोमोसोम पे स्टडी करनी है तो इस फेज में वो क्या करेगा, इस क्रोमोसोम को यहाँ से उठा लेगा और स्टडी करने के लिए उसकी शेप देख सकता है, साइज देख सकता है, फीचर्स देख सकता है, उसके जीन्स को स्टडी कर सकता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि किस स्टेज में अगर क्रोमोसोम को हमें स्टडी करना है तो हम किस स्टेज में उसको स्टडी कर सकते हैं। देखो लिखा है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मतलब उस बाहर से कैसा दिखता है, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसे दिखता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेटाफेज स्टेज का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज की बात करूँ मेटाफेज में, देखो स्पिंडल फाइबर जो है वो जो कि नेटोकोर्स होते हैं आपके। अब ये क्या होते हैं, ये भी टर्म आपके लिए नहीं है, मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट है, यहाँ पे मान लो ये क्रोमोसोम एक, मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ, अरेंज्ड है, ठीक है। अब क्या होता है इसके ऊपर, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स लगी होती हैं, दोनों साइड प्रोटीन्स लगी होती हैं, जिनको हम क्या बोल देंगे, किनेटोकोर्स। और ये प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं। ये दो आर्म्स हैं आपको दिख रही हैं, वन आर्म दिख रही है, दूसरी, इन दोनों आर्म्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स बोल देते हैं। और यहाँ पे एक और जो है स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। ये सारे स्ट्रक्चर क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द किनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन पे होता है। नेक्स्ट है आपकी एनाफेज। ओके, अब एनाफेज में क्या होता है कि ये जो मेटाफेज है वो स्प्लिट हो जाएगी, मतलब जो इक्वेटोरियल प्लेट है वो वहाँ से हटना शुरू हो जाएगी, और ये जो क्रोमोसोम है माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे पोल्स की तरफ। ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका, आपकी एनाफेज का। अब यहाँ पे एनाफेज का डायग्राम नहीं है तो मैं आपको बना के बता देती हूँ। एनाफेज का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, जैसे प्लेट कहाँ थी, यहाँ थी, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, और क्रोमोसोम कहाँ, यहाँ पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे ऐसे, ठीक है, डिवाइड होके ऐसे पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे, इस आधे इस तरफ आधे इस तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है आपकी टीलोफेज। ये क्या है, फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, मतलब क्रोमोसोम के डिवीजन की लास्ट स्टेज है। और यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, अकेला क्रोमोसोम आप अकेले नहीं देख सकते हो, वो मेटाफेज स्टेज में ही था, ठीक है। क्रोमोसोम क्लस्टर जो है वो हम देख सकते हैं अपोजिट स्पिंडल पोल्स पे, मतलब कि ऐसे ही सेल है, यहाँ पे हम क्रोमोसोम को इकट्ठा ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, एज अ क्लस्टर, ये बोलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना शुरू हो जाती है, जो न्यूक्लियर आपकी न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी और ये सेल ऑर्गेनली है, ये भी थोड़ा थोड़ा बनना क्या शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सेल जो है वो खुद को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर लेती है और साइटोकाइनेसिस होता है। सेल जो है पोल्स पे उसके क्या चला गया, क्रोमोसोम दोनों साइड, तो बीच में क्या बनेगा, अब सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी या सेल फरो की फॉर्मेशन होगी। सेल प्लेट आपकी प्लांट्स में यूजुअली बनती है और सेल फरो आपकी एनिमल सेल में बनती है, और ये दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ये लास्ट स्टेज होती है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, कि ये हमें हेल्प करती है किस चीज़ में, हमारी बॉडी का जो साइज है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है, ठीक है, ये मेन इसका फीचर है। इसके बाद मियोसिस है। मियोसिस जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड नहीं बनते। माइटोसिस में डिप्लॉयड, मैंने आपको बताया इनिशियली कि अगर 4 हैं माइटोसिस में हम बात करें तो आगे भी 4 ही होंगे दोनों में, लेकिन अगर वो
मियोसिस हो रही है तो यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ पे 2, और ये नंबर कितना बनेगा इनका, 4 सेल्स बनेगी, 2-2, ठीक है। तो हैप्लॉइड आधा हो गया, हैप्लॉइड का मतलब आधा होना, डिप्लॉइड मतलब डबल। ओके, अब मियोसिस में हम 2 स्टेजेस पढ़ते हैं, माइटोसिस में हम 4 पढ़ते हैं। अब फिर मियोसिस में, मियोसिस 1 में भी बहुत सारी 4 आगे हैं, मियोसिस 2 में भी 4 हैं, टोटल 8 हैं, ठीक है। तो इसमें मियोसिस 1 की मेन स्टेजेस हैं, मियोसिस 2 सेम चलता है किसकी तरह, माइटोसिस की तरह। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 2 बार देख लेना चाहिए वीडियो आपको, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलिए मियोसिस 1 की बात करते हैं, ये थोड़ा ध्यान से पेशेंस से सुनना, बोरिंग लग सकता है तुम लोगों को फर्स्ट टाइम। तो मियोसिस 1 क्या है इसमें हम क्या क्या स्टेजेस देखते हैं, प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 में भी आगे हम स्टेजेस देखते हैं, प्रोफेज 1 की स्टेजेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मियोसिस में बता दिया कि एक सेल 4 में डिवाइड होगी। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ साइड में स्ट्रक्चर बना के रखे हैं। नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में प्रोफेज 1 की स्टेज है पहली लिप्टोटेन, ठीक है। लिप्टोटेन में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे, और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होती है। मतलब ये सेल है, यहाँ पे छोटी छोटी रेज की फॉर्मेशन होती है, इसको हम एस्टर रेज और एस्टर बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लिप्टोटेन के बाद जाइगोटीन आता है। यही क्वेश्चन आते हैं कि कंडेंसेशन कौन सी स्टेज पे होती है, या तो प्रोफेज में होती है, और अगर मियोसिस की बात हो रही है तो मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 की लिप्टोटेन में, क्योंकि आगे भी उसकी फर्दर बीच में जाके स्टेज हैं तो आपको याद रखनी पड़ेगी। जाइगोटीन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें पेयरिंग होती है, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, ये लिख रखा है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम किस स्टेज में होती है, तो जाइगोटीन उसका आंसर होगा, यहाँ लिख रखा है मैंने। और यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये सेल है, इसी डायग्राम को बना रही हूँ। तो ऐसे मान लो कोई क्रोमोसोम है और इसके साथ में दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। एक तो फ़ोन पे ये डायग्राम बनाना मुश्किल होता है मेरे लिए। ये दोनों ही जो आर्म्स हैं एक दूसरे क्रोमोसोम की, ये आपस में इंटरेक्शन करती हैं, और क्या होता है यहाँ पे फिर ये क्रोमोसोम आके क्या करते हैं, ये मैं एक ही आर्म बना रही हूँ, ये दूसरा है, आपस में इनके कनेक्शन बनता है, उसी को हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो इस तरीके से स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में हो रहा है, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट, टेट्राड, जाइगोटिन में हो रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, पैकिटिन में। क्रॉसिंग ओवर देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो कि देखो क्रोमोसोम किस तरीके से क्रॉस किए हुए हैं एक दूसरे को। ये जो है क्रॉसिंग ओवर क्यों होती है, ताकि जो आपके करेक्टर हैं एक क्रोमोसोम में वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो सके, और इंटर लिंकेज इनकी बन सके, एक कनेक्शन बन सके, जिससे क्या होगा, क्रॉस ब्रिज बनने की वजह से करेक्टर जो है 1 क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जाएंगे। और यहाँ से एक और चीज़, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट रहा था कि क्रॉसिंग ओवर के लिए कौन सा एंजाइम ज़रूरी होता है, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉसिंग ओवर, ओके। इसके बाद पैकिटिन के बाद यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, एक तो एंजाइम वाला, और क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है, पैकिटिन। पैकिटिन किसकी, मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की पैकिटिन, ठीक है। थोड़ा सा लंबी स्टेजेस हैं, क्या करें, करना पड़ेगा, ओके। कॉम्प्लेक्स है, प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करें, अब आप +1 में डिटेल है आपके सिलेबस में, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट ये तो स्टेजेस हर एक लेवल पे सेम रहती है, आप चाहे पीएचडी में ये पढ़ेंगे सेल डिवीजन की स्टेजेस, चाहे +1 में पढ़ेंगे डिवीजन की स्टेजेस सेम ही रहेंगी, पैकेटिन का कुछ और थोड़ी ना बन जाएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, डिप्लोटीन है। अब ये डिप्लोटीन में क्या होता है, ये जो बाहर वाले आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसमें मैंने कट कट लगाए हैं, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिसोल्यूशन ऑफ, देखो यहाँ लिखना है, स्लेप्टोलिमल कॉम्प्लेक्स भी बनना जो है, जो बना था वो भी रिमूव होना शुरू हो जाता है। और चियासमेटा, यहाँ लिखा है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, चियासमेटा जिसको हम बोलते हैं, मतलब जब क्रॉसिंग ओवर बनने की वजह से इस तरीके से एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको चियासमेटा हम बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ओके। इसके बाद प्रोफेज 1 के बाद अब आ जाती है मेटाफेज 1। तो देखिए, ये आपकी प्रोफेज 1 मान लो यहाँ पे कंप्लीट होगी। मेटाफेज स्टेज पे वही की क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे खुद को क्या करेंगे, इसकी इक्वेटोरियल प्लेट ये है, यहाँ पे अरेंज कर लिया। अगली एनाफेज में क्या होता है, पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और आपकी टीलोफेज में क्या होता है कि वो सेल प्लेट बीच में क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है, ये सेल फरो बनती है। देखो सेल प्लेट और सेल फरो में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। साइकिल में कुछ प्लांट सेल इस तरीके की होती है, तो उसमें बीच में ऐसी प्लेट बनती है, ये प्लेट बन गई। और अगर एनिमल सेल है तो उसमें इस तरीके की फरो बनती है, बस यही फ़र्क है। ये इसको बोलेंगे सेल फरो, इसको बोल रहे हैं सेल प्लेट।
ठीक है। ओके, इसका बाद मियोसिस टू, जैसे हमने माइटोसिस वन करी, सेम मियोसिस आपकी टू सेम रहती है कि प्रोफेज वन में कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। एक साइड में लिखूंगी मियोसिस की स्टेजेस, एक साइड लिखूंगी माइटोसिस की। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। माइटोसिस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें भी मियोसिस वन रहता है और मियोसिस टू रहता है। तो इसमें क्या रहता है, मियोसिस वन में प्रोफेज वन है ना। प्रोफेज वन की भी हमने स्टेजेस पढ़ी, कौन कौन सी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन और डिप्लोटीन। और प्रोफेज वन के बाद इसके बाद कौन सी आई, ये सारी तो प्रोफेज वन में है। फिर प्रोफेज वन के बाद वैसे ही क्या आ गई, मेटाफेज वन लगेगा साथ में, फिर एनाफेज वन लगेगा साथ में, एना फिर टीलोफेज वन लगेगा। वैसे यहाँ पे प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। तो ये सारी फेजेस एक्चुअली इस स्लाइड से आप देख लो कि स्टेजेस आगे कितने टाइप के और कौन कौन सी कहाँ पे है। ठीक है, इस स्लाइड ये बनाने का मकसद यही है कि आपको पता लग जाए कौन सी स्टेज कहाँ पे है। ठीक है, मेन क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेटरी फॉर बोर्ड आता है वो मोस्टली यहाँ से आता है आपका, ये वाला, एक्सप्लेन द प्रोफेज वन स्टेज ऑफ मियोसिस वन, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है। और डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस भी रहता है। तो आप स्टेजेस को देख के ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे डिफरेंसेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। इफ यू लाइक द वीडियो, please hit the like button and subscribe to my channel, and also hit the bell icon for further notification. Bye bye.